पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि भृगु चक्र पद्धति को स्टार्ट मतलब कैलकुलेट करना कैसे शुरू करना है ना, कैसे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबने अपने तरीके से उसको करना शुरू कर दिया होगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाए अपने माइंड में ना। तो है ना, तो वो एक तरीका ऐसा है कि अगर हम कहीं भी रोड पे भी होते हैं ना, तो हमें अगर सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है, उसको इतना पता नहीं, देखो कि मेरा ये टाइम ईयर है, मतलब 23 जनवरी 93 जो भी है, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा इसका ये रनिंग हाउस है, इससे रिलेटेड इवेंट होने के चांस, और होते भी है, ऐसा नहीं है। मैंने तो बिना सॉफ्टवेयर के बहुत प्रिडिक्शन करी है सिर्फ पीछे, है ना, होते भी है। तो अपना जब ये तरीका बन जाता है ना कैलकुलेशन खुद का, मैंने अपना भी बता दिया, मैंने विनायक सर का भी बता दिया, पर सबका पर्सनल होता है कैलकुलेशन का तरीका कि कैसे उसको मैं वो आप सब कर सकते हैं। उसके बाद आज कन्या लगन की कुंडली बनाइए। तिथि और वार, तिथि तो मुझे पता है, वार तिथि है कृष्णा तृतीया और वार है वेडनेसडे और करण है विष्टि। तिथि है कृष्णा तृतीया, वार है वेडनेसडे, तिथि नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है शुक्ल और करण है विष्टि। मैम योग और करण रिपीट कर दीजिए। योग है, करण है विष्टि और योग है, एक सेकेंड, शुक्ला। शुक्ल। ठीक है, एक सेकेंड, मेरे ना बहुत खुले हुए हैं, मैं सारे का विंडो बंद करूँ, एक सेकेंड। कर रही थी अभी सारी विंडो। तो इसमें कुंडली में सेकंड हाउस में लिखिए मार्स, लिब्रा का मार्स। फोर्थ हाउस में चंद्रमा, पूर्वाषाढ़ा का 9 नंबर में। फिफ्थ हाउस में केतु। एट्थ हाउस एरीज में सैटर्न एंड जुपिटर। नाइन्थ हाउस सन एंड मर्करी, टॉरस। 11th हाउस कैंसर, राहु एंड शुक्र। ये सारे 9 के 9 प्लेनेट हो गए। ठीक है, 11th हाउस में कर्क में कौन सा राहु और शुक्र। शुक्र। थैंक यू। भृगु चक्र पद्धति में 2023 जून का बॉन्ड है ये, जून 2023 से लगन एक्टिवेटेड, 25th रनिंग है, 24 कंप्लीट, 25th रनिंग, 99 बॉन्ड, जून 99। तो 25th रनिंग है और 24 मतलब 23 जून में, और इस साल 2024 जून में इसका सेकंड हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, पूरा बंद कर जाना। तो इसमें सबसे पहले पहला सूत्र जो मैं बताने जा रही हूँ, सब जगह बोला जाता है केन द्रुम योग। ठीक है,
चंद्रमा से पीछे के घर में और चंद्रमा से आगे के घर में जब कोई ग्रह ना हो, छाया ग्रह राहु केतु को कंसीडर नहीं किया जाता, जब कोई ग्रह ना हो तो ये चंद्रमा के लिए सबसे बुरा योग है। अगर किसी कुंडली में केंद्रुम योग बनता है और प्रबल बनता है तो वो बाकी सारे राजयोगों को खत्म कर देता है। मन है ना, मन को अकेला छोड़ दिया तो बाकी राजयोग खत्म हो जाते, मतलब उनका उतना स्ट्रोंग फल नहीं मिलता अगर केंद्रुम योग कुंडली में बहुत स्ट्रोंग बना हुआ है। तो इस कुंडली में देखिए कई बार ये भी बोला जाता है कि चंद्रमा से 2-12, चंद्रमा से केंद्र में भी कोई ग्रह ना हो तो स्ट्रोंग केंद्रुम योग है। तो इसके चंद्रमा से केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं है, केंद्र बना 1 4 7 10 और चंद्रमा से 2-12 में भी कोई ग्रह नहीं है। स्ट्रोंग केंद्रुम योग की कुंडली है ये। किस्मत देखिए, चंद्रमा की महादशा चली थी पीछे। एक सूत्र है, चंद्रमा से केंद्र में अगर कोई ग्रह ना हो तो दरिद्र योग बनता है लगन से, और चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो दरिद्र योग बनता है। राहु का 11th हाउस में विद शुक्र बहुत सारा धन योग देता है। धन योग का, इस कुंडली में धन योग है, 2nd हाउस का स्वामी 11th हाउस में बैठ जाए, 11th हाउस का स्वामी 2nd हाउस में बैठ जाए तो वो अपने आप में धन योग है। कहीं से भी 2nd 11th 2nd और बीच में लगन भी आ जाए तो अपने आप में धन योग है। राहु के साथ बैठना धन योग देता है, ठीक है। केंद्रुम योग का फल, केंद्रुम योग का मतलब है कि चंद्रमा अकेला हो गया, उसको केंद्र में पिलर नहीं है कोई सपोर्ट देने के लिए और आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है उसको सपोर्ट देने के लिए, तो इस बच्चे की मनस्थिति पर कितना इफेक्ट पड़ेगा जब इसकी दशा आ जाए चंद्रमा की, ठीक है। चंद्रमा की दशा आई, बच्चा 3 से 4 बार घर से भाग गया और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। मैं कुंडली दिखा रही हूँ स्ट्रॉन्ग केंद्र योग की, जहां केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं है और 2-12 में भी कोई ग्रह नहीं है। छाया ग्रह राहु केतु को कंसीडर नहीं किया जाता, करने को आप अपने सर्च में कर सकते हैं, पर मैंने जितना देखा है उनमें वो इतना प्रभाव नहीं देते, ठीक है। तो इस 99 बॉन्ड है, 2020 में इसकी कुंडली के अंदर 10th हाउस एक्टिवेटेड था, 2021 में इसकी कुंडली में 11th हाउस एक्टिवेटेड था, 2022 में इसकी कुंडली में 12th हाउस एक्टिवेटेड था। जब भी 6 8 2 सॉरी 2nd हाउस, बीसीपी का सूत्र लिख लीजिए, जब भी दूसरा, छठा, 8वां और 12वां हाउस एक्टिवेटेड होता है, उनके जो कारक तत्व है उनसे संबंधित चीजें अपने जीवन में होंगी। दूसरा मारक भाव है तो फैमिली से, पैसे से और वाणी से, भोजन से दिक्कत होगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है तो इनसे दिक्कत होगी। 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडन चेंजेस का है, एक्सीडेंट्स का है, इनसे दिक्कत होगी। 12th हाउस आपका व्यय का है, लॉसेस का है, हॉस्पिटल है, एनजीओ है, डिप्रेशन है, अकेले रहना है, मेंटल स्टेटस है, क्योंकि 1st हाउस के आसपास 2nd 12th हाउस भी इन चीजों को लेते हैं, तो हेल्थ इश्यू, मेंटल, इनसे दिक्कत होगी, ठीक है। मैं बीसीपी को साथ में समझाने के साथ में कुंडली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 9th हाउस एक्टिवेटेड होगा, 9th हाउस के स्वामी का 12th हाउस से संबंध बन रहा हो, विदेश में व्यापार, विदेश से कोई संबंध, या फादर की हेल्थ को, कोई बात नहीं है रास्ता जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना, कोई फादर की हेल्थ को कोई इशू, ठीक है। और फादर क्यों, क्योंकि फादर का 9th हाउस से 12th हाउस क्या बनता है, फादर का मेंटल पीस, फादर का कंफर्ट, फादर का हार्ट, ठीक है। 9th और 12th का संबंध बनता है तो 12th से कोई दिक्कत है तो 12th में क्या होता है, हमारे
मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं, नाना जी, मदर के फादर, है ना, उनसे कोई इशू, मतलब हमें सब चीजों से कुछ ना कुछ इवेंट, वो हम पे है कि हमें कितनी इंट्यूशन आती है, हमने कितनी रेगुलर प्रैक्टिस करी है, हम कितना उसको जज कर पाते हैं। ठीक है, 2020 में जब इनका ये पहला पॉइंट है कि हमें सबसे पहले ये लिखना है कि हाउस कौन सा एक्टिवेटेड है। सबसे पहले ये देखना है हाउस कौन सा एक्टिवेटेड है। इस कुंडली के अंदर 2020 के अंदर 10th हाउस एक्टिवेटेड। दूसरा स्टेप, 10th हाउस मतलब फादर, फादर की फैमिली, करियर, ये सब चीजें। दूसरा पॉइंट देखना है कि फादर की वो जो लॉर्ड है वो कहाँ गया और किसके साथ बैठा है। नेचुरल है, वो भी देखेंगे ना, नेचुरल है ना। वहां पे जेमिनी साइन आता है। जेमिनी साइन किसका होता है? सबकॉन्शियस माइंड का होता है, हमारी कम्युनिकेशन का होता है, हमारी स्किल्स का होता है ना। तो इनसे संबंधित इवेंट। कोई बात नहीं आप उमराव जी, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे तो ठीक है। सेकंड हाउस का स्वामी, सॉरी 10th हाउस का स्वामी 9th हाउस में गया सूर्य और बुध के साथ। सूर्य कहाँ का स्वामी है इस कुंडली में? 12th हाउस, 12th हाउस। 12th हाउस। और बुध कहाँ का स्वामी है? लगन एंड 10th हाउस। तो 12th हाउस, लगन एंड 10th हाउस और 9th हाउस से संबंधित इवेंट हो सकते हैं। अच्छा 12th हाउस हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर का है, उस ईयर इनके मैटरनल ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए थे। क्यों? क्योंकि 12th हाउस का स्वामी संबंध बना रहा है, मतलब हमें सबसे पहला स्टेप है 10th हाउस एक्टिवेटेड, फिर उसका स्वामी कहाँ बैठा, वो किसके साथ बैठा, उसकी वजह से कौन से हाउस एक्टिवेटेड हो रहे। नेचुरल है ना, अगर सूर्य और बुध साथ में बैठे तो सूर्य का अपना हाउस भी तो एक्टिवेट होगा ना उस ईयर में। ठीक है, 2021 वीनस राहु, वीनस राहु जून 2021 में 11th हाउस एक्टिवेटेड हो गया। वीनस राहु कैंसर साइन में, कैंसर साइन मून की स्थिति देखने के बाद हमें पता है कि मेंटल डिप्रेशन या मेंटल स्टेटस से दिक्कत आई, और राहु है तो वो हर चीज बढ़ा दे, इल्यूशन में भी रहता है ये लोग। में भी रहेगा, भ्रम में रहेगा, है ना। तो यही हुआ 2021, कैसे कैसे बच्चे ने सरवाइव किया, जो भी उसका दिमाग चला। द डे 2022 स्टार्ट हुआ, इसका बर्थडे आया जून में, 12th हाउस एक्टिवेटेड विद चंद्रमा की महादशा, विद, मतलब ये सोचने की बात है कि 12th हाउस लॉस दिखा रहा है, 12th हाउस लॉस दिखा रहा है कि बच्चे के साथ कुछ ना कुछ लॉस होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कोई डिप्रेशन, अकेले में रहने की आदत, कुछ भी आप सोच सकते हो ना, वो सब चीजें आती हैं इसके अंदर। तो उसी वक्त मून की महादशा चल रही है ना। तो मोस्ट ट्रिगर पॉइंट, इसको 3 से 4 बार वो जो मैं डिटेल दे देती हूँ इसकी। 3 से 4 बार इस बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, 3 से 4 बार ये बच्चा उस टाइम घर से भाग गया। किस्मत अच्छी थी, बिना फोन बिना पैसे भागा था, पर किस्मत अच्छी थी कि हर बार मिल गया। लेकिन वो टाइम पीरियड आप देखो कि केम द्रुम योग दशा थी चंद्रमा में शुक्र। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर हाउस एक्टिवेट होते हैं 20 में, तो ये मारक हाउस और त्रिक भाव के हाउस होने की वजह से अपने कारतत्व कोई दशा इनको सपोर्ट कर दे, समझे। दशा भी खराब ग्रहों की चल जाए तो दिक्कत देते हैं, दिक्कत देते ही देते हैं। और जैसे ही लगन एक्टिवेटेड हुआ, थोड़ा सा चीजें बैलेंस होनी शुरू हो, लेकिन वापिस मारक हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा इस साल जून में, तो देखो। लेकिन चंद्रमा की महादशा खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो मैं ये चार्ट भी दिखा, मतलब मेरा कहने का, मेरा पहला पॉइंट है कि केम द्रुम योग, सीधा ही देखते केम द्रुम योग नहीं, स्ट्रॉन्ग केम द्रुम योग इस कुंडली पे है। इस कुंडली के लिए जो बचपन में पंडित पूरा पर्चा बनाते हैं एस्ट्रो को, उसमें जितने भी राजयोग लिखे हुए थे सारे के सारे कैंसिल हो,
सारे के सारे कैंसिल हो चुके हैं। अभी बच्चा है 25 इयर्स का है, लेट्स सी, अभी बहुत कुछ बाकी है। पर जिस एज में जो जो उनके फल लिखे हुए थे, दिख रहे थे, ऐसा नहीं कि वो दिख नहीं रहे थे, कि हो सकते हैं, चांसेस थे, बट फलित नहीं हुए, क्योंकि मेंटल स्टेटस ही ठीक नहीं है ना, उसको होश ही नहीं है ना। अभी भी उसको मेंटल स्टेटस सही रखने के लिए उसका मेडिसिन रेगुलर बेस पे पिछले 2 साल से चल रहा है। तो कोई भी योग दूसरे इतने राजयोगों को डिनायल दे सकता है, कोई भी एक खराब योग कुंडली में। हम कहते हैं कि इसमें तो राजयोग है, मैं इतना राजयोग बहुत धनयोग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कुंडली में, लेकिन केंद्र में और चंद्रमा की दशा ही ऐसी आ गई, धनयोग का शुक्र राहु की कोई दशा ही नहीं है आसपास। दशा भी तो बहुत बढ़िया उनकी भी तो होनी चाहिए ना धनयोग के रिजल्ट देने के लिए, और दशा ही चंद्रमा की चल गई इस पीरियड में, है ना। इस कुंडली की डेट ऑफ डिटेल्स है 2 जून 1999। किसी को चाहिए तो टाइम 1 मिनट में बता देती हूँ। दोपहर के 12:45 दोपहर के 12:45 और जयपुर। ज्योतिषमती जी आप म्यूट पे हैं। मैम वो टाइम 12:45 नाइट है क्या? हाँ राइट, मतलब नहीं दिन का, दिन में 12:45। तो मैं जैसे इस कुंडली में अब शनि की सब कहेंगे कि गुरु पर, सॉरी, चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा पर गुरु की स्ट्रॉन्ग दृष्टि है। तो अभी तो बच्चा ना मैम प्लेस ऑफ बर्थ जयपुर, तभी तो वो बच्चा ना, मैम वो बैठा भी जुपिटर की साइन में ही है ना, मून ऑब्जर्व दैट। तो बस तभी तो वो 3 बार घूम के यस मैम, आपने जब बोला ना कि वो वापस आ गया तो आई नोटिस दिस कि उसका जुपिटर की साइन में बैठा है, इसके लिए वो वापस है। मर्क्यूरी अच्छा है मेन चार्ट में, बस इसीलिए वो वापिस आ गया, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स थी कि 3 बार, एक बार मैंने यूपी में कहीं पहुंच गया था, एक बार बॉम्बे में कहीं पहुंच गया था, और एक बार कहीं और। पर किस्मत अच्छी थी कि हर बार जहां गया कि उन लोगों ने उनके माँ बाप को फोन कर दिया, कुछ ऐसा सिस्टम बना कि 3 से 4 दिन में पता न्यूज आ जाती थी, नहीं तो फिर आज सड़क पे भिखारी बन के घूम रहा होता, दरिद्र योग था। लेकिन जो जुपिटर की ब्लेसिंग्स थी उसने बचा लिया। मैम एक बार प्लीज दरिद्र योग फिर से एक्सप्लेन करेंगे, उस पर थोड़ा सा केंद्र कंफ्यूजन से है। चंद्रमा से केंद्र में और लगन से केंद्र में अगर कोई भी ग्रह ना हो तो दरिद्र योग के चांस बनते हैं। बुक्स में लिखा हुआ है ये दरिद्र योग है। मैम चंद्रमा से केंद्र में, जैसे यहाँ पे केंद्र में अकेले बैठा हुआ है चंद्रमा, हाँ, और सेकंड पॉइंट आपने क्या बोला? लगन से, लगन से और चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो दरिद्र योग बनता है। तो इसलिए सिर्फ गुरु की अच्छी दृष्टि की वजह से इतना खराब होते हुए भी वो बच गए। मैम अभी मार्स दशा स्टार्ट हो गई है ना रिसेंटली? हाँ, मार्स की इसकी 23 में शायद, या 24 में, 23 है। मैं वही सोच रही थी, पूर्वाषाढ़ा बोले तो वीनस से स्टार्ट होगा। तो बॉन्ड वीनस से, फिर वीनस सूर्य चंद्र, अभी मार्स होनी है। तो मार्स की दशा स्टार्ट हुई है, थोड़ा ठीक है बैलेंस। शनि मंगल का कुंडली में अगर योग बनता है, दृष्टि संबंध बनता है, युति संबंध बनता है, राशि संबंध बनता है, और अष्टम से संबंध बनता है, तो एक्सीडेंट योग देता है। दृष्टि युक्त है मैम, हाँ, यहाँ पे बन रहा है, अष्टम भी इंक्लूड होना चाहिए साथ में। होना तो चाहिए। इसके कोई पता नहीं कितनी बार एक्सीडेंट हो चुके हैं कार से, हर बार बच जाता था। कार एक बार पूरी उल्टी हो गई थी, पूरी खत्म हो गई, ये अंदर से। गुरु साथ में बैठे हैं ना, 8 में शनि के साथ, तो बचा लेते हैं। मतलब वो बहुत बार कार
मतलब ऐसी हालत कि आप देखने वाला बोले कि इसके मेरे अंदर बैठा वाला इंसान कैसे बच गया, है ना। तो शनि मंगल अष्टम से संबंध बनाए और साथ में आपस में भी संबंध बनाए तो एक्सीडेंट योग बनता है। मंगल एक्सीडेंट का कारक। मैम आपने एक बार एक चीज अभी बोले ना, ओके, मतलब लगन से कोई ग्रह नहीं है तो मतलब वो कैसे मान लीजिए कन्या लगन की कुंडली है, मान लीजिए सेकंड हाउस में केंद्र मतलब कन्या राशि फर्स्ट हाउस वो हो गया, फोर्थ हो गया धनु राशि, ये कन्या मतलब उधर से डायरेक्टली केतु है मान लीजिए, ये दोनों ग्रह नहीं है, तब वो दरिद्र योग बनता है क्या? सिर्फ चंद्रमा ना हो तो ये दरिद्र योग है, केंद्र पूरा खाली है। अच्छा, ओके। 1 4 7 10 अगर चंद्रमा ना हो तो दरिद्र योग है। और ये जब ऐसी कंडीशन में था तो मैंने तो देखा भी है, मेरे किसी नोन का ही नोन का चार्ट है, मैंने तो देखा भी है, तो ये वैसा रहने भी लग गया था। मेंटल इशू आ गया था तो नहाने का पता नहीं, रहने का पता नहीं ना, कुछ पता नहीं था, तो मैंने उनको देखा भी उस कंडीशन। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी योग हो ना तो वो बहुत स्ट्रोंग होता है ना, तब ऐसे फल देता है। छोड़ धनी योग का मतलब है कि धनी योग बहुत स्ट्रोंग हो और उसको कोई दूसरा योग डिनायल ना दे रहा हो, है ना। तब आप कह सकते हो धनी योग दूसरे का 10 बहुत स्ट्रोंग है धनी योग के लिए। पहला धनी योग दूसरे का और 11वें का संबंध होना चाहिए, फिर उसमें क्या आप लगन भी ऐड कर सकते हो, फिर उसमें आप 10th हाउस भी ऐड कर सकते हो। ये धनी योग के सूत्र है। ये धनी योग का अगर दोनों जने मान लो सेकंड और 11th का स्वामी केंद्र में त्रिकोण में बैठे हो, दोनों एक साथ केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, बहुत बढ़िया है। 6 8 12 में बैठे तो उतना ही लेवल, धन का भी तो फिर लेवल बन जाएगा ना, कितना धन मिलेगा। केंद्र में बैठे हैं या 11th में ही बैठे हैं या बढ़िया है, 6 8 12 में बैठे हैं तो वो लेवल उतना ही कम है धन का, ठीक है। उसके बाद बीसीपी में भृगु चक्र पद्धति में शादी कैसे देखते हैं, 3 से 4 आप लोगों ने इकट्ठे कर रखे होंगे, उनके ईयर ऑफ मैरिज आप सबको जो भी चार्ट है, उनकी शादियां कौन से ईयर में हुई कॉमन, किसी के निकले कॉमन? चलो आप बताइए कि शादी कब कब होने के चांस आप लोगों को समझ आते हैं बीसीपी में। मैम जब जुपिटर का ट्रांजिट 7th हाउस से या 7th को देख। जुपिटर ट्रांजिट नहीं लेना, सिर्फ भृगु चक्र पद्धति। अच्छा तो मैम हो सकता है जब 7th हाउस एक्टिवेट हो, मतलब भृगु चक्र पद्धति में 7th हाउस में जब जुपिटर का वो एक्टिवेशन होगा मैम तभी। बिल्कुल, जो गोचर को इसमें इंक्लूड ही नहीं करना, बिना गोचर बिना दशा आप बता सकते हो शादी किस ईयर में, एक बार गोचर को साइड पे कर लीजिए। उसके अलावा आप लोग बताइए कि बीसीपी में कौन कौन से सालों में आपके हिसाब से शादी हो सकती है। मैम जब पहला 7th एक पहला एक मतलब एक लेवल होता है ना, पहला एक लेवल बीसीपी से बना लो, फिर एक लेवल दशा से बना लो, और लास्ट में अगर आप गोचर कर लो तो आप मंथ निकाल लोगे। लेकिन हमको अगर हम सीधे ही पहले गोचर पे आ जाएंगे तो हम वो एक लेवल डिसाइड करने में थोड़ा सा एक ईयर निकाल लो, बीसीपी से मैं कह रही हूँ एक ईयर निकाल लो, दशा से आप मंथ निकाल लो, गोचर से आप डेज निकाल लो, 15 दिन 20 दिन के अंदर ये टाइम निकाल लो अपना। लेकिन हमको पहले बीसीपी से ईयर तो कैलकुलेट करना आना चाहिए ना, बड़ा बड़ा, है ना। तो बीसीपी में 7th हाउस शादी देगा, नेचुरल है। 7th हाउस एक्टिवेटेड होता है 19वें साल में और 31वें साल में। अब सबकी शादी 19वें साल में या 31वें साल में तो नहीं हो सकती, 31 और 19। आप सब बैठे हो यहाँ पर जो मैरिड होंगे, हर किसी की 9, मेरी भी नहीं है, 19th में या 31st में तो नहीं हो सकती। 7th हाउस तो तभी एक्टिवेटेड होगा। उसके बाद 11th हाउस। मैं बता रही हूँ कुछ हाउस है उन हाउस में शादियां होती हैं विद रीजन, मैं बता रही हूँ। सेकंड हाउस फैमिली बड़ी, ठीक है। 5th हाउस
जिनमें शादी के चांस, उसके बाद इसको और भी हम करेंगे। सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमारे फेरे, मांगलिक कार्य, रिचुअल्स दिखाता है। 11th हाउस, 12th हाउस, बेड प्लेजर, और कभी कभी लगन भी देता है शादी। इतने, अब इतने तो हाउसेस में से निकल गए। दूसरा, पांचवा, सातवां, नवा, 11वां, 12वां, 7 हाउस तो हमने कर ली, ठीक है। 6 से 7 हाउस शादी देने के चांस देते हैं। अब आप लोगों के पास जो चार्ट है उनके ईयर देख लीजिए। अभी है इसमें और भी है, लेकिन अभी जो चार्ट है आपके पास, इन ईयर्स में शादी होगी, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। मेरी तो इनमें भी नहीं है शादी, है मैम। मेरी खुद की शादी नहीं है इनमें, लेकिन मैं बीसीपी से उसको निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अभी जितने भी आप लोगों ने आज चार्ट, जो मैंने कहा था 4 से 5 शादी के चार्ट, उनमें देखिए, 2 मिनट लीजिए कि क्या इन हाउसेज में शादी हुई है। 7th में हुआ है, एग्जैक्ट 7th में ही हुआ है एक चार्ट में। मैडम 11th में, 11th में 11th में ना, बाकी 9th हाउस मैम। 9th हाउस, ठीक है। मैम ये, 5th में, हाँ जी मोना जी, 5th में मैम, 5th हाउस में। 5th हाउस देता है, ठीक है। ये एक मोटा मोटा क्या होता है कि हमारे पास आते हैं लोग कि मैम शादी कब है? अब हो गया वो हम प्रैक्टिस के लिए रखते हैं, लेकिन आते हैं ना कि मैम शादी कब है। अगर आप में से किसी को भी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 1 से 2 साल के अंदर 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 12वां फर्स्ट एंड सेकंड हाउस एक्टिवेटेड मिलता है, तो आप कह सकते हो अगले साल शादी की चांस है। वहां हम उसको पायल जी जो बता रहे थे गोचर से और दशा से मिक्स कर दें, हम थोड़ा थोड़ा तो छोटा पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा अगले साल एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि हाँ तुम्हारे अगले साल शादी, ये हाउस एक्टिवेटेड, ठीक है। लेकिन मेरी तो इन हाउस में भी नहीं हुई, मेरी तो खुद की भी नहीं हो रखी। अब इसके बाद में क्या आता है, ये मेरी खुद की निकाली हुई चीज है, मैंने कहीं नहीं पढ़ी है, बट मेरी कभी गलत नहीं गई, ठीक है। ये मेरा खुद का ही किया हुआ काम है। लिब्रा हाउस, लिब्रा जहां जहां आती है वहां भी शादी देगी। जिस लगन के अंदर जहां लिब्रा आई है वहां शादी देगी कि नहीं देगी? मैं अभी मेरे पापा के देखी, वो इसी ने नहीं हुआ, उनका कन्या लगन है, वो हो गया। हाँ, तो लिब्रा जहां जहां आएगी वहां शादी देगी, जिस लगन में लिब्रा जहां, तो जो ईयर बनेगा उस ईयर में शादी होगी। मेरी लिब्रा में हो रही है। मैम ये प्लीज एक बार बोर्ड पे ड्रॉ करके समझाएंगी द सर्कुलेशन आप जो एक्सप्लेन कर रही हैं। कैसे? मैम आप लिब्रा में मतलब उनमें हाउसेस भी कॉमन होनी चाहिए, सेकंड 5 7 जो आपने हाउसेस बताया प्लस लिब्रा साइन, और अगर 8th हाउस प्लस लिब्रा साइन, मैं बता रही हूँ, मैं भी सब पे आऊंगी, मैं सारे हाउस लूंगी, ठीक है। प्लस लिब्रा, अब लिब्रा किसी का 6th में भी आ सकता है, किसी का 8th में भी आ सकता है, किसी का 12th में भी आ सकता है, किन्हीं लगन में, तो शादी देने के चांस रहते हैं। आगे दिक्कत आएगी वो एक अलग चीज है, पर शादी देने का चांस लिब्रा रखती है। कुछ लगन में 7 नंबर बनेगी लिब्रा वन के लिए, टॉरस वालों के लिए लिब्रा 6th हाउस में आएगी, है ना। स्कॉर्पियो वालों के लिए लिब्रा 12th हाउस में आएगी, लेकिन लिब्रा शादी देने के चांस रखती है। अब आपके पास जितने 4 टर्म में से कोई ना कोई तो लिब्रा में भी शादी हुई होगी उसकी, जहां जिस ईयर में लिब्रा एक्टिवेटेड हुआ। मैम इन माय चार्ट आई वाज सीइंग तो 7th हाउस और लिब्रा दोनों मतलब बिकॉज एरीज लगना है। हाँ, तो मैम मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर 6th हाउस में किसी का लिब्रा है तो भी वो प्रोबेबिलिटीज देगा शादी के, और 8th में होगा तो भी। अभी यही तो मैंने बताया कि मैम टॉरस मैं वहाँ कंफ्यूज हो गई। लिब्रा 6th में आया, स्कॉर्पियो लगन के लिए लिब्रा 12th में आया, है ना, तो उनको भी शादी तो देगा ही। पाइसेस लगन के लिए लिब्रा 8th में आया, तो शादी देने के पूरे चांस रखता है।
ओके क्योंकि लिब्रा कालपुरुष की कुंडली के अंदर शादी का ही तो दिखाती है ना, है ना। अब कहीं होगी इसमें भी नहीं हुई होगी, नेचुरल है, ठीक है। अब आता है कि हमारी कुंडली के अंदर जो 7th हाउस बनता है, मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास इतने पॉइंट्स हैं कि शादी बड़े आराम से जज हो जाती है। मैंने तो शायद ये सारा अपना रिसर्च लिख के सर को भेजा भी हुआ है, पढ़ा होगा कहीं मेरा, तब मैंने जब बनाया था 3-4 साल पहले, तब भेजा भी था मैंने सर मैडम बना। हमें भी भेज दियो, हाँ जी, हमें भी भेज दियो। अब मैं ढूंढ के दूंगी, मेरे पुराने कंप्यूटर में पड़ा होगा, मैंने भेजा है, मैंने बनाया था, अपना खुद का रिसर्च है ये मेरा। मैडम जी इसमें मेरी भी नहीं हुई, किसी में नहीं हुई जो अभी आपने अभी तक तो बताया। अभी आ रही हूँ ना, अभी अपने जज होंगे ना, अभी मैं तो आ ही रही हूँ, तब मेरी तो हो गई लिब्रा में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपकी कुंडली में जो 7th हाउस का स्वामी बनता है वो भी तो कहीं गया होगा, 7th हाउस का स्वामी भी तो कहीं जाके बैठेगा, क्या वो शादी देने के लिए है? जिस ईयर में वो जहां जाके बैठा उस ईयर में शादी होने के चांस है, तो उस ईयर में भी शादी हो सकती है। उमराव जी अभी भी नहीं हुई क्या? तो समझ में नहीं आया मैडम, ये क्या हो गया? अभी आप स्कॉर्पियो लगन के हैं, ठीक है, हाँ जी। शनि आपके लगन में बैठा है, टॉरस हम्म, लगन बनता है आपका, सॉरी टॉरस आपके 7th हाउस में आती है, शुक्र हम्म, कहाँ बैठा है? शुक्र 9th हाउस में। तो हो गया ना। उमराव जी पहले ही हो गया। अभी क्या है उमराव जी, अगर आपके, मैं दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा लिखिए, नोटबुक पे लिखिए, जब भी लगन 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस हमारी कुंडली में जो उनके ईयर बनते हैं, जैसे 12th हाउस का ईयर बनता है 12, 24, 36, 48, 60, ऐसे ही 9th हाउस का भी कुछ बन रहा होगा, 9 है ना, 21, उसमें फिर 12 जोड़ दें तो 33, फिर 12 जोड़ दें तो 45। तो आपकी शादी या तो 21वें साल में हुई है या 33वें साल में हुई है, कब हुई उमराव जी? 2013 में। ईयर मतलब रनिंग ईयर क्या था मेरे को आपका? 86 था ना? 1986, 1986 था। तो आप कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कि आपका 2013 में कौन सा ईयर रनिंग था? 86 में 12 जोड़े 98, 98 में 12 जोड़े 2010, 2010 तक आपके कितने कंप्लीट हो गए? 24, 27 साल में, 26-27 साल में हुई थी मेरी। 27 साल में हुई थी। हाँ। तो 27 साल में कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है? 3rd हाउस, मेरे हिसाब से थर्ड तो हाउस, 3rd या 4th, हाँ 3rd ही होता है, 10वां नंबर। थर्ड हाउस। 3rd हाउस, ठीक है, 3rd हाउस एक्टिवेटेड होता है, आपकी 3rd हाउस में शादी हो रखी है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी, अभी तो डाउट सबके ही आएंगे, तो आपकी अभी तक आई नहीं है शादी, हुई नहीं है अभी तक। ठीक है। तो 2nd हाउस, 1st हाउस सभी हो गया। अब क्या होता है कि एक छोटा सा पॉइंट और निकालने का होता है कि किसी का जहां पर भी, ये मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं प्रिडिक्शन के लिए बता रही हूँ, जहां पर भी उपपद लगना UL और जहां पर भी आरुध लगना AL और जहां पर भी, मैं दिखा देती हूँ, सतेश जी और को नहीं समझ आएगा, उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ है, A7 जहां पर आया उस ईयर भी शादी हो जाती है। मेरे पास है, मैं अभी एग्जाम्पल चार्ट दिखाऊंगी, अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ। मैम आफ्टर आरूढ़ लगन आपने क्या बोला? UL उपपद लगना, AL आरूढ़ लगना, A7 मैं दिखा रही हूँ। उमराव जी प्लीज अपना एक बार म्यूट करिए, आपको डिस्टरबेंस हो रहा है। Ma'am, 8-7, when you say, what do you mean by that? 8-7 ऊपर लगना, आरुत लगना, 8-7 आपने कुछ बोला है? अभी मैं कुंडली दिखा रही हूँ, बस 2 मिनट मुझे खोलने दीजिए। ओके क्योंकि जब भी हमारे पास चार्ट आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि सभी हाउस एक्टिवेटेड हो, है ना। एक सेकंड को मुझे 1990
मैंने ये प्रिडिक्ट की थी, पर मुझे खुद को भी एक बार निकालनी पड़ेगी, पर मुझे याद है कि मैंने इसको जो ईयर बताया था उसी ईयर में, उस मंथ में शादी हुई थी। एक सेकंड, 1990, 2002, 2014। ठीक है, ये कुंडली देखिए, मैं शेयर करती हूँ। कुंडली दिख रही है सबको? इसमें देखिए यहाँ पर आपको, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ क्योंकि हमें D1 ही देखना है, तो मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। चलो, इसमें देखिए कि D1 के अंदर ये A7 दिख रहा है सबको? A7 दिख रहा है? ये भी जब एक्टिवेटेड होता है तो शादी के चांस होते हैं। A7 भी जब एक्टिवेटेड होता है तो शादी के चांस होते हैं। ठीक है, ये कुंडली मेरे पास आई थी अक्टूबर नवंबर 2022 में। ठीक है, सिर्फ सीधा ये क्वेश्चन था, 1990 बॉर्न है, 32 साल के थे, कि शादी कब होगा, मांगलिक मांगलिक है और काफी पूजा वूजा सब करवा ली पर शादी नहीं बैठती। ठीक है, 33 ईयर में 9th हाउस एक्टिवेटेड दिख रहा था मुझे 2023 में, बर्थ है जून 3 का 2023, 33, मतलब जब 2022 निकल गया, 2022 निकल गया, 32 कंप्लीट हो गया, तो 33 रनिंग में 9th हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा जून 2022 के बाद। तो एक चांस है जून 2022 से लेके जून 2023 में शादी का चांस है, क्योंकि 9th हाउस एक्टिवेटेड है, 33 रनिंग है। इतना सबको समझ आया? इतना Yes, सबको ma'am. हाँ जी है ना? मैडम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मेरे पास जब चार्ट आया तो 9th हाउस एक्टिवेटेड था, 9th हाउस का जुपिटर जो स्वामी है वो उसको देख भी रहा था। ठीक है, तो मैं कंफर्म हो गई थी जब मेरे पास चार्ट आया था नवंबर दिसंबर 22 में, और मेरे पास टाइम था जून 22 के पहले पहले, सॉरी जून 23 के पहले पहले आपके बेटे की शादी हो जाए, मेरे को ये बोलना था। फिर मैंने पायल जी वाला गोचर और इनकी दशा लगाई थी, मैं बता दूंगी दशा आपको लगाना। मैम, अभी आपने कुछ मेंशन किया यहाँ पे A7 जो था उसका क्या रोल था वो यहाँ भी पे? बताऊंगी अभी, वो किन चार्ट्स में लगता है वो भी, वो एक बार पॉइंट्स लिख लीजिए साइड में। तो सेज पे भी आता है क्या A7 A8 उसमें? तो शादी हो जाती है। नहीं नहीं मैम, उसमें नहीं दिखाता है ऐसा A7 A8। ये मैंने 7 दिखती है चार्ट में दिखती है। 7th हाउस का अरुद पदा, A8 मतलब 8th हाउस का अरुद पदा, A9 मतलब 9th हाउस का अरुद पदा। मैम एस्ट्रो सेज ऐप में ये दिखाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं ना मैम, उसके लिए प्रॉपर लैपटॉप पे ही बैठना पड़ेगा। ये सिर्फ जे हो रहा वही दिखती है ये सब आप एब्रिवेशंस अब। है ना? तो इसके बाद ये मुझे कंफर्म हो गया था कि इनका, मैंने इनको बोल दिया था कि आपकी इस साल तो शादी कंफर्म। मैं सिर्फ 9th हाउस में बोल गई थी, मैं 9th हाउस में बोल गई थी उनको कि इस साल आपके घर में शादी है, आपकी शादी है अप्रैल मई 2023। मैं पूरा मंथ ईयर नहीं बोलती हूँ कि लो नहीं होता तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। अप्रैल मई 2023 मैंने इनको टाइम दिया। शादी हुई थी 12 मई को, सगाई हुई थी अप्रैल, शादी थी 12 मई की और सगाई थी अप्रैल। तो हम ईयर, मैंने मंथ कैसे निकाला मैं बताऊंगी। पहले ईयर पे सीधा हमारा फोकस चला जाता है ना कि इसकी तो कंफर्म है शादी, इसकी शादी 9th हाउस एक्टिवेटेड है, इस ईयर में शादी होना बनता है। तो पहला चीज हमें ये देखना है कौन से हाउस एक्टिवेटेड है, फिर उनके स्वामी कहाँ गए, लिब्रा साइन कहाँ पे आ रहा है, AL UL A7 पदा जहां पर आ रहा है, मान लो वो जैसे उमराव जी के 3rd हाउस में आ रहा है, वहां पर कोई और चीज नहीं है, AL UL में से कुछ एक आ रहा है, तो वो ईयर भी शादी दे देता है। यूएल है जी मैडम मेरे। लो फिर हो गई शादी आपकी भी। हाँ हाँ, यूएल है, अब निकल गया। वहां तो UL AL A7 भी शादी
देता है। अब सारे बट खत्म हो गए, सबकी शादियां हो गई, जितने चार्ट लेके बैठे हैं। मैम मेरा मेरा देखेंगे। मैम मुझे अभी तक ये यूएल और एएल नहीं समझ में आया, मुझे प्लीज मैं बता देती हूँ, चिंता मत करिए। हाँ मधुर जी आप बताइए पहले। मेरा 28वां साल में हुआ था मैम, तो 20 फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस, रनिंग, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस मैम। 28 रनिंग था। हाँ जी मैम। आप जेमिनी लगन के हैं, जुपिटर आपका उच्च का सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है उधर, और जेमिनी और वर्गो बनती है sixth house, फोर्थ हाउस। fourth house, वर्गो बनती है, उसमें यूएल एएल ए7 कुछ नहीं है, A2 है मैम। ए2 है। हाँ जी। ठीक है, अब ये एक एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं क्योंकि इनका लगन लॉर्ड और सप्तमेश इनका सेकंड हाउस में बैठा है, उसके एक्टिवेशन में ए2 में शादी होती है। ये मैं बहुत एक्सेप्शनल केस में मधुर जी यूज करती हूँ। जब अच्छा। जब फर्स्ट और सेवंथ हाउस का आपका ए2 में बैठा, ये नहीं समझ आएगा, एक बार छोड़ दीजिए जिनको नहीं समझ आएगा। लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं होता और मुझे 1 या 2 साल में शादी देखनी होती है, तो सप्तमेश या शुक्र जहां बैठा होता है मैं वहां भी शादी बताती हूँ, उनके ए2 और ए7 से। ओके। जैसे तो आपका हुआ है ना हाँ जी, शुक्र। तो शुक्र जैसे मानो फर्स्ट हाउस में बैठा है तो 25वें साल भी बोल सकते हैं, फिर 26वें साल भी बोल सकते हैं ना। हाँ 25वें साल में शुक्र बैठा है, 26वें साल में बुध सप्तमेश और वो बैठे हैं वहां पर, हाँ 26वें जी। साल में शादी है। इसको और छोटा करने का भी मैं भी तरीका बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को एक साल निकालना आ गया कि मोटा मोटा हमें साल कैसे निकालना है किसी भी शादी का। पीछे जितनी भी आपके घरों में शादियां हुई हैं उनके चार्ट पे आप ये बड़े आराम से लगा सकते हो। अब मैं पायल जी का डाउट क्लियर करती हूँ। पायल जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक चार्ट है मेरे पास। एक की अभी शादी हुई है, मैंने बोला था फरवरी मार्च, और 15 फरवरी की शादी थी। उसका मेरे को चार्ट एक बार देखना पड़ेगा। मीनाक्षी, अभी 24 चल रहा है ना। हाँ ये लो, ये चार्ट देख लो एक। अ, ये चार्ट आया था मेरे पास मई, ये आया था मेरे पास जून जुलाई, नहीं, अगस्त सितंबर 2022 में ये कुंडली मेरे पास आई थी। प्लीज अब सब कैलकुलेट करिए, 98 से लेके 2023 मेरे पास जब आई, मेरे पास आई थी अगस्त अक्टूबर 2022 में, तो कौन सा हाउस रनिंग था फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। ये चार्ट आपके सामने है। मैंने कैसे रिप्लाई किया था मैं वो बता रही हूँ, क्या फटाफट कैलकुलेट करके। फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड था उस समय। 96 में 2022 में, मैम 2022 में कि 23 में? 23 में, 22 में, बस सितंबर अक्टूबर 2022 में आई थी। फोर्थ मैम हाउस अगर दो, एक्टिवेटेड था। 27 साल मैम मैम, यू थर्ड सेड हाउस। ना 98 का बॉर्न है ये बंदा। नहीं मैंने कहा कि सामने आपके दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए और फिर कैलकुलेट करिए। 26 तो मैं फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड। ओके 96 का अच्छा बॉर्न है, ओके मैम। सभी बता दीजिए अपना अपना, जब मेरे पास ये चार्ट आया तब। फोर्थ हाउस कौन कौन बोल रहा है? नहीं, ये कब आया मैम आपके पास? सितंबर अक्टूबर 2022। मैम थर्ड अच्छा, हाउस मैम 22 में है सेकंड, ना। मैम हाँ सेकंड हाउस हाँ। एक्टिव है। चलो सेकंड हाउस, ज्योतिषमती जी, थर्ड हाउस। मधुर जी। 22 में आया तो मैम ये 27वां साल आपका। मैम 22 सितंबर बोले थर्ड ना हाउस। आपने, थर्ड हाउस है, 22 सितंबर बोले तो थर्ड हाउस है। सतेश थर्ड। जी,
थर्ड हाउस इसीलिए मैम। हो जाना चाहिए। कौन सा हाउस एक्टिवेटेड था 2022 में जब मेरे पास ये चार्ट है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। उमराव जी हाँ जी मैडम। थर्ड हाउस। हैं? थर्ड हाउस जी मैडम। मोना जी 20 वहाँ हो गए, 21 22। सेवन। थर्ड हाउस। मेरे को मैंने अभी तक कर रही थी है ढंग से। इट इज 96 बॉर्न ना? 96 96। सेकेंड हाउस में। ठीक है। 96 बॉन्ड है। 96 में अगर आप 12 जोड़ते हो तो क्या बनता है? 2008। 2008 में 12 जोड़ते हो तो 2020। 20 में लगन एक्टिवेटेड था। 21 में सेकंड हाउस एक्टिवेटेड था। 22 में थर्ड हाउस एक्टिवेटेड था। हाउस एक्टिवेटेड हो गया मैडम। जून 2022 के बाद में थर्ड हाउस एक्टिवेटेड था जब मेरे पास ये चार्ट आया था। मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास चार्ट आया कब आया? 22 थर्ड हाउस एक्टिवेशन में। मेरे से पूछा शादी कब है। ठीक है। अब शादी तो मुझे तो आसपास भी नहीं दिख रही थी क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिवेटेड था। थर्ड हाउस जब तक उमराव जी वाला केस ना हो, यूएल एल A7 ना हो, शादी, या सप्तमेश नहीं बैठा हो, शुक्र नहीं बैठा हो, तो शादी नहीं देता। फोर्थ हाउस भी ऐसे ही शादी देता है। फिफ्थ हाउस एक्टिवेशन था 2024। अभी 23 में इनका फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। 22 में अगर जून 22 में अगर थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है तो जून 23 में क्या एक्टिवेटेड होगा? फोर्थ हाउस। ठीक है। अब वो बोले कि शादी तो हमें जल्दी करनी है और मेरे को दिख रहा 2025, सॉरी 24, मेरे को दिख रहा 2024, और वो बोले पूनम शादी तो जल्दी ही हो, निकाल के दो भी कोई लड़की। ऐसा मैं तो हरियाणा के शायद भिवानी का ही चार्ट है ये, वहां का चार्ट है, तो शादी तो उनको जल्दी चाहिए थी। तो फिर मैंने भी अपना एक मतलब एक होता ना कि अपन, और जब लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो अपन नहीं थोड़े मैडम, से आपने सिरसा लिख रखा है इसमें। बोर्ड सिरसा है, अच्छा। रहते कहीं है ना, बोर्ड सिरसा है। हाँ, भिवानी में, मेरे गांव, मेरे शहर में रहते। हाँ हाँ। तो वीनस, मैंने कहा यार शादी आसपास ये मांग रहे हैं मेरे से और मैं कैसे निकालू। फिफ्थ हाउस एक्टिवेटेड तो हो रहा था जून 2024 के बाद, और उसकी मम्मी सुनने को तैयार नहीं, तो इतनी लेट थोड़ी करेंगे हम, है ना। फिर मैंने कहा चलो मुझे ना थोड़ा सा टाइम दो, मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको फोन करती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि फोर्थ हाउस जब एक्टिवेटेड हो रहा है जून 2023 में, तो उसका स्वामी कहाँ जाके बैठा? फिफ्थ हाउस में वीनस के साथ में मार्स, और वहां पर AL भी है। दिख रहा है आपको AL पायल जी? यस मैम। हाँ जी वहां मैडम, हाँ जी। AL है। तो थोड़ा मेरे को ये शॉर्टी था कि जून 23 के बाद में शादी के चांस बन जाए, क्योंकि जो फोर्थ का हाउस का स्वामी है वो शुक्र के साथ AL वाले घर में बैठा है ना। एक अपने आप को एक करते करते ही तो मैंने आपको बेसिक तरीके बता दिए, लेकिन आप जब करने लगोगे प्रैक्टिकल में तो आपके खुद के भी तो तरीके निकलेंगे ना उनको बनाने के, कि हमको उसको और डीप में कैसे लेके जाना है। तो मेरे को ये दिखा कि AL यहाँ पर थोड़ा चांस दिखा रहा है। ठीक है। और फोर्थ में A2 भी है ना मैडम, फोर्थ में? फोर्थ का स्वामी देखिए, अच्छा, स्वामी फोर्थ में। फोर्थ का स्वामी मंगल कहाँ गया? फिफ्थ में। फिफ्थ वो में। शुक्र के घर में बैठा है। शुक्र के घर में, शुक्र शादी का कारक है, शुक्र के साथ में बैठा है और AL भी है वहां पर। तो नजदीक लोग पूछते हैं ना कि नजदीक का चांस बता दो हमें, कि नजदीक शादी का मतलब क्या बनता है, आपको क्या दिखता है? हमको भी तो, अब सीधा मैं बोल दूं कि फिफ्थ हाउस एक्टिवेशन हो रहा है जून 2024 में, तो शादी मतलब कब जाके शादी बोलूं? और कुंडली आई मेरे पास 22 में, 3 साल के बाद शादी। कई बार बोलना भी पड़ता है, ऐसा नहीं, कई बार बोलते भी हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मैंने उनको रोका और 10-15 मिनट मैंने कैलकुलेट करके उनको बोला कि जून 2023 से लेके जून 2024 के बीच में शादी का चांस बन रहा, क्योंकि शुक्र करवाएगा शादी, AL भी वहां पर है। शादी हुई है 15 फरवरी 2024, हो गई। तो मैं कह रही हूँ कि जितने तरीके मैंने बताए हैं उसके बाद हम भी जब कुंडलियां देखते हैं तो जनरेट होते हैं तरीके, बनते हैं तरीके।
तो मैम यहाँ पे आपका कहने का मतलब ये है कि आरुद्र लग्न से अगर कोई कनेक्शन बन जाए या खुद प्लैनेट आई मीन ट्रांजिट, अगर वो मतलब ट्रांजिट जो आप प्रोग्रेशन बोलिए वो अगर आरुद्र लग्न वाला हाउस एक्टिवेट हो तो शादी वो भी दे देता है। आरुद्ध लग्न वाला, ओके। उत्पद लग्न वाला, A7 वाला। और मैम आपने कुछ A8 भी मेंशन किया ना? ये तो मैंने बताने के लिए बोला, जब आपने बोला मैम A7 A8 है क्या, ओके। ओनली तो A7। मैम व्हाट डज दिस A7 मींस एग्जैक्टली, इसका क्या? 8वें घर का अरुद्ध पदा, जैमिनी जब आप पढ़ेंगे तो 8वें घर का, A7 7वें घर का, A6 छठे घर का, AN लगन का। अच्छा, तो मैम उपद लग्न, आरुद्ध लग्न और A7 अगर होता है या कुछ कनेक्शन बनता है तो भी शादी आ जाती है। हाँ, क्योंकि वो होते कैलकुलेट, जब आप नवमांशा पढ़ोगे या आप शादी की पढ़ोगे, इनका टी.एस. पटेल साहब की बुक्स पढ़ोगे तो उपद लगना और आरुद्ध लगना मैम को। इसके बाद प्लीज अगर आप डिविजनल चार्ट्स का सेशंस लेंगे तो प्लीज भी, आई मीन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड मैम, वो जो D9 D60 D10 यूज ही नहीं करती। मैम, पर सब बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं उसको। मैं A9 और D9 D10 तो फिर भी जब मैं कभी फंस जाती हूँ A1 में D1 में, तब मैं यूज करती हूँ D9 क्योंकि D10। उसके मैम मैरिज में कई बार होता है मैम D1 में प्रॉपर डिवोर्स दिखाता है पर D9 से बच जाता है। हाँ, कई बार मैं फंस जाती हूँ तो मैं D9 D10 देखती हूँ, अदरवाइज 90% मैं नहीं देखती। मैम प्लीज उसका अगर ब्रीफिंग दे देंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि D1 में पकड़ इतनी स्ट्रांगली बना लेनी चाहिए कि सब कुछ D1 में नजर आ रहा हो, सब दिखता है ना, इतनी स्ट्रांग हमारी पकड़ होनी चाहिए। और वो बहुत बेसिक तरीके से, अब बताओ इतनी इजी शादी निकालना कभी पड़ी थी क्या कहीं? नहीं मैम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने खुद ने, इसी तरह है जॉब, इसी तरह संतान, इसी तरह सब चीजें देखी जाती है, बस उनमें हाउस कम हो जाते हैं, शादी थोड़ा ज्यादा देती है। अभी मैं जॉब पे भी आऊंगी, सब पे आऊंगी। एक मैम एक डाउट है, ये मांगलिक दोष करके एक फर्स्ट चार्ट में आपने बोला ना, वो मतलब एक कैसे सेकंड देखते हैं? में ले पा रही हूँ आकाश जी को, एक सेकंड। ये बंदा भी मांगलिक ही है मैम। आगे तो हाँ हाँ, अब बोलिए ज्योतिषवती जी, मेरा ध्यान एक बार अंदर था। मैम अभी फर्स्ट चार्ट आपने दिखाया ना 1990 बॉर्न का, जून 1990, उस चार्ट में आपने बोला ये मांगलिक दोष था, बहुत पूजा वगैरह करवाए वो करके, नहीं, वो वो 90 का, 99 19 99 का। नहीं 99 तो केंद्र में योग था, 90 सही सही बोल। राइट। हाँ हाँ हाँ। वो एक्चुअली मांगलिक मतलब आप कैसे देखते हैं, लगन से 9th हाउस या वो चंद्रमा से देखते हैं, कैसे देखना है? मांगलिक का मतलब है कि अगर लगन से फर्स्ट हाउस, साउथ इंडिया में सेकंड हाउस भी लेते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में मंगल हो लगन से और चंद्र से, तो मांगलिक दोष बनता है। मैम मांगलिक एक बार रिपीट करिए, मैं हाँ, नोट डाउन कर लेती हूँ। लगन से, फोर्थ हाउस से, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, इन 5 घरों में अगर मंगल बैठा हो, या वो लगन से 5 घरों में बैठा हो या चंद्र से 5 घरों में बैठा हो, तो उसको मांगलिक दोष बोला जाता है। अगर वो दोनों से बैठा हो, मान लो लगन से और चंद्र से दोनों से ही किसी ऐसे घर में बैठा हो, तो स्ट्रोंग मांगलिक दोष जो बोला जाता है ना, डबल मांगलिक दोष, स्ट्रोंग मांगलिक दोष, तो दोनों से बैठा हो। और अगर एक से बैठा हो तो कम मांगलिक दोष बोला जाता है। ठीक है, मांगलिक दोष। इसमें एक चीज क्वेश्चन था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है मैम, पितृदोष हम कब कब मानते हैं? पितृदोष के लिए 5th हाउस अफिक्शन में आना चाहिए, क्योंकि पूर्व कुंडली का हाउस है, तो अगर 5th हाउस आपका बहुत खराब है तो पितृदोष है। और मैम जो ये बोलते हैं कि सूर्य या चंद्र राहु या केतु के उसमें तभी अगर ग्रहण लगा रहे हो सूर्य चंद्रमा के साथ में हो और 5th हाउस का संबंध बन रहा हो तो पितृदोष है। तो मैम इंडिपेंडेंटली सूर्य राहु हो या मून राहु हो या सूर्य केतु, और तो भी और प्लस अगर उनका 5th से कनेक्शन बन जाए तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मैम इसमें हम ट्राइन भी लेते हैं क्या? जैसे अगर ट्राइन में केतु बैठा हुआ है और सूर्य कहीं और, नहीं ना? नहीं, तब तो अब हमें देखना है कि अब शादी निकाल लिया,
ठीक है। फिर शादी कब होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है संतान कब होगी। सेम यही चीजें लगानी है। संतान में हाउस ज्यादा नहीं है, संतान में हाउस है 5th हाउस, 9th हाउस, A5, जो A7 था वो A5 हो गया। 5th हाउस का स्वामी जहां बैठा, 9th हाउस का स्वामी जहां बैठा, वो ईयर शादी देने लायक होते। उसके बाद नहीं, जो संतान संतान हाँ जी, मैडम शादी नहीं। संतान मैम यहाँ पे एवरी टाइम सपोज सेकंड चाइल्ड बर्थ है या थर्ड टाइम, तभी भी 5th और 9th हाउस सेकंड के लिए 7th देख लेंगे, थर्ड के लिए 9th देख लेंगे, उसको और एक्सप्लेन दो आगे बढ़ाते जाओ, ओके। है तो ना। मैम सिर्फ फर्स्ट के लिए 5th भी बोला आपने, 9th भी हाँ, बोला, बस लेकिन अगर वैसे भी आपके पास कोई कि हमारा बच्चा कब होगा, आपको पता ही नहीं है कि वो बताता ही नहीं है कई बार कि हमारे पहले संतान है या नहीं है। मेरे साथ हुआ है, वो लोग बताते ही नहीं है। जस्ट मैंने ऐसे बोला था कि आपका कंसीविंग का टाइम है, तो यही बोला था, मुझे नहीं पता था कि उनके बच्चा है या नहीं है। मैंने बोला था कि मार्च अप्रैल में आपकी कंसीविंग है, तो बोले कुछ नहीं बोला उन्होंने मुझे, और मार्च अप्रैल में कंसीविंग हो गया था, तब मुझे बताया था कि मेरे पहले एक डॉटर, तो वो मैंने फिर उससे ही देखा। क्योंकि जैसे सिबलिंग थर्ड हाउस में देखते हैं, बड़े छोटे के लिए थर्ड हाउस और 11th हाउस कर देते हैं ना, तो संतान ओवरऑल 5th हाउस से ही देखी जाती है। ओके। जब और मैम तक हमें इसमें पता लग बॉय, जाता मैम क्या, इसमें हम बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड भी पता कर तो सकते मैंने हैं। बताया ना आपको, मेल राशि और फीमेल राशि से ही वो कैलकुलेट होता है। मेल राशि और फीमेल राशि को यूज यही किया जाता है कि सिबलिंग में छोटा मेल है फीमेल है, या संतान पहला मेल है फीमेल है, वो जो मेल राशि फीमेल राशि कहाँ यूज करनी है वो मैंने बताई थी। मैम एक कंफ्यूजन है, आपने शादी का टाइम कैसे, मंथ कैसे निकाला? शादी जनवरी का फरवरी से? बता रही हूँ, शादी का मंथ निकालने के लिए मैंने बताया ना कि इसमें फिर हम दशा ऐड करेंगे, और फिर लास्ट स्टेप आता है ट्रांजिट गोचर, है ना। गोचर अभी रुकिए, गोचर बहुत एडवांस लेवल आ जाता है, लेकिन दशा तक मैं आपको कैलकुलेट करना बता दूंगी। इसके साथ में इसका एक और मैं अभी सब स्टेप बताने वाली हूँ, पहले मैं सारे बड़े बता दूं, फिर मैं इसका आगे का एक स्टेप बताऊंगी। जो हमें देखनी होती है वही 10th हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस का स्वामी, 6th हाउस का स्वामी, A10 पदा, A6 पदा, और इनके स्वामी जहां जहां जाके बैठे, है ना। और शनि, शनि का भी बहुत बड़ा रोल है जॉब देने के लिए। बिजनेस देखना हो तो मरकरी देखो, ये मैडम एक हाउस। बार रिपीट करिए प्लीज ये। हाँ जी, हाँ जी। जब जॉब देखनी हो 10th हाउस, 6th हाउस, A10 पदा, A6 पदा, इनके स्वामी छठे और 10वें के स्वामी, और शनि जहां बैठा हो वो जॉब देने के कारक बनते हैं। हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं तो शनि जहां देख रहा होता है उन ईयर्स में भी शादी सॉरी जॉब लग जाती है। किसी का शनि, जुपिटर जुपिटर ब्लेसिंग्स देता है गोचर में, फिर हम गोचर ऐड करते हैं। शनि मान लीजिए किसी का लगन में बैठा है, तो लगन से वो कौन कौन से हाउस को देख रहा है, लगन से वो 3rd हाउस को देख रहा है, 7th हाउस को देख रहा है, और 10th हाउस को देख रहा है। तो 7th हाउस बनता है 19वां साल, 3rd हाउस बनता है मतलब जो जॉब के ईयर है, ऐसा नहीं कि बचपन में 3रे साल में आप जॉब बता दो, 7वें साल में, है ना। तो 19वां 19th ईयर, 22 ईयर यहाँ शनि देखता है, वो शादी के ईयर बन जाते हैं, जॉब के जॉब के ईयर बन जाते हैं। क्योंकि शनि स्लो वाला प्लेनेट है तो हम दृष्टियां भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। विनायक सर की बुक है इजी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, उसमें इसका और भी सभी दृष्टियां सबको सब हाउस को लेके भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन वो एडवांस है, उसके लिए आपको पहले बेसिक आना चाहिए, तभी उसको इतना डीप में करेंगे ना। जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा फिर एडवांस कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा है। अब इसके बाद और डीप में जाने के लिए क्या किया जाता है कि जब ईयर निकाल लिया ना तो 12 महीने होते, तो 12 हाउस को और डिवाइड कर दिया जाता हर महीने। मान लीजिए किसी का 10th हाउस एक्टिवेशन हो रहा है 22 में 35, है ना, तो 22 का जो फर्स्ट मंथ है जो जून में है, तो वो तो 10th हाउस, जुलाई में 11th हाउस, अगस्त में 12th हाउस, सितंबर में 1st हाउस, ऐसे ऐसे मंथ वाइज डिवाइड किया जाता है।
ये आपकी है कि इसको आप डीप में कितना लेके जा सकते हो। ये मैं काफी बार जब मुझे कोई सोर्स नहीं मिलता तो मैं ये भी यूज करती जब मुझे जॉब मिला, मेरा 10th हाउस में जुपिटर है, जब मुझे 22nd ईयर को ही जॉब मिला, मतलब हूँ। शायद मेरा ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ एंड वे मतलब ये अलग है, क्योंकि वो जब माँ भी काम करती थी उनके लिए मेटरनिटी लीव के लिए मुझे आगे बढ़ा ये है। पर ऑफिशियली देखे तो May 30th है, मेरा जन्मदिन है April 23rd, उस हिसाब से देखे तो भी वो मैच हो रही है। हाँ, तो 22वां साल आपके करियर का होता है। लोगों देखो, 22वें साल में 12 जोड़ो तो 34 ईयर्स इसमें आता है 10th हाउस में। तो ये हम लिख सकते हैं कि 22 34 ये मेजर ईयर होते हैं करियर के लिए, है ना। उसके फिर उनके जहां जहां स्वामी बैठे वो ईयर मेजर ईयर होते हैं शादी मतलब सॉरी करियर के लिए। ऐसे हम हर चीज कैलकुलेट करें कि मेरा जो तरीका मैंने बना रखा है, मेरे पास कोई भी कुंडली आई कोई भी, सबसे पहले मैंने बीसीपी कैलकुलेट किया, अभी क्या चल रहा है, कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है। परसों जो कुंडली आई उसका मैं दिखाती हूँ। एक second। मुझे तो याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या प्रिडिक्शन कर दी, फिर वो लोग आके मुझे बोलते हैं कि मैडम आपने ये बोला था, ये हो गया, अब बताओ क्या करें। मैंने कहा मेरे को, मैं बोलती हूँ सारी बात याद करवाओ मुझे पहले तो आप, ठीक है। ये कुंडली आई थी परसों मेरे पास, 1975 बॉर्न है। 1975 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मार्च 21 में इनका सेकंड हाउस एक्टिवेटेड हो जा रहा है। 50 रनिंग है, 50 रनिंग है, 49 कंप्लीट हो गया मार्च में। 50 रनिंग आता है, सेकंड हाउस एक्टिवेटेड। सीधा मेरा सेकंड हाउस मैंने क्या बोला था आपको, मारक हाउस है, मारक हाउस है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का स्वामी सूर्य जुपिटर 5 में बैठा है। मैंने इतना नहीं देखा था, देखो मैं क्लियर बोल दूं, मैंने नहीं देखा। मैंने तो सीधा उनसे पूछा, मारक हाउस एक्टिवेटेड था 21 मार्च के बाद क्या हुआ है। अभी होली के बाद ये 10-15 दिन तो गए हैं, है ना। तो 21 मार्च के बाद क्या हुआ है, सीधा उन्होंने मुझे बोला कि 26 या 20 होली के 2 दिन के ससुर जी को अटैक आया, तो तब से उनके हस्बैंड वहां पर है, अपनी जॉब वॉब छोड़ के अपने वहां पर है, और वो उनको मतलब तो डिस्टर्बेंस चल रहा है आपस में, काफी ज्यादा चल रहा है। द डे सेकंड हाउस एक्टिवेटेड हुआ, प्रॉब्लम इशू आ गए। दूसरा घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर आपको दिक्कत देगा ही देगा। मेरे पास एक चार्ट और है, उनका सेकंड हाउस एक्टिवेटेड हुआ था, उनके पैसे की, फैमिली की सारी दिक्कतें शुरू हो गई। अब थर्ड हाउस एक्टिवेटेड हो गया पर वो खत्म नहीं हो रही। अगर उनके स्वामी अच्छे नहीं वहीं बैठे हों, खराब बैठे हों, तो कईयों की दिक्कत ज्यादा है, कईयों की कम है। दशा सपोर्ट कर दे, गोचर सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब है कोई एफ्लिक्शन वाला हिस्सा है कि खाली सेकंड हाउस है तो कम है, दशा भी उसी की चल रही है तो जो दिक्कत आ रही है वो ज्यादा आ रही है। ट्रांजिट भी वही है ना कि एक लेवल आता है, खाली एफ्लिक्शन है तो कम है, दूसरा लेवल उससे अटैच हो जाता है तो लेवल बढ़ गया, तीसरा है तो वो और लेवल बढ़ गया। तो दिक्कत कितनी आएगी सेकंड हाउस से, 6th हाउस से, 8th हाउस से, 12th हाउस से, वो ऐसे पता लगती है। नया घर किसी को खरीदना हो, नया घर किसी को खरीदना हो, किसी का बीसीपी में अभी 84 बॉन्ड, जितने भी लोग 84 बॉन्ड है, अगर अभी बर्थडे नहीं गया है, 2023 में उनका 4th हाउस एक्टिवेटेड हुआ था क्योंकि उनका 40th रनिंग था, 37 हाँ 40th रनिंग था, 84 बॉन्ड। तो हाउस हाउस से रिलेटेड कोई इवेंट हुआ होगा। अगर अगर उस हाउस का स्वामी वहीं बैठा, 4th में बैठा, तो वो स्ट्रांगली हुआ होगा। नेचुरल है ना, एक सिंपल सा है कि उस हाउस का स्वामी अगर वहीं बैठा है तो वो इवेंट स्ट्रांगली होगा, चांस बनते हैं उस इवेंट के स्ट्रांगली होने के। ये चार्ट देख लीजिए, एक सेकंड। मतलब हमको भृगु चक्रपति जी को बेसिक को कितना डीप लेके जाना है ये हम पर है। हम उसको कितना कंफ्यूजन दे देते हैं कि दृष्टियां, जब हमारी पकड़ बेसिक पे छोटी छोटी इवेंट्स में बन जाती है ना, तो आपकी मर्जी है, फिर आप दृष्टियां भी इंक्लूड करो और कौन से कंजक्शन वो सभी इंक्लूड करो ना, किसने मना मैम किया। आई हैव अ क्वेश्चन है, जैसे मेरे चार्ट में नाउ पायल जी मुझे वो पहला एग्जांपल दिखाने दीजिए।
फिर अपन डिस्कस करते मैम हैं ना। बिकॉज लास्ट ईयर मैंने भी घर खरीदा बट देयर इज सम डिफरेंट थिंग जो मुझे डिस्कस करना था आपसे। हाँ, एक एक पूछिएगा ना। तो इसमें देखिए कि इसका 84 बॉर्न वालों के 4th हाउस एक्टिवेटेड है। 4th हाउस तो जुपिटर वहीं बैठा है, ठीक है, और ये अगस्त में एक्टिवेटेड हुआ है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था, अब इसमें घर हर बार जरूरी नहीं घर आए, फर्नीचर भी आ सकता है, घर का कोई सामान भी आ सकता है, गाड़ी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है ना 4th हाउस से जो भी चीजें। मैंने पूछा, जुपिटर बैठा, मैंने पूछा अपने मेडिटेशन के लिए, मानसिक पीस के लिए कुछ नया किया है क्या तुमने? नो, नहीं है। मेडिटेशन, जुपिटर क्या है? कुछ अपने शांति, अपने हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस का कारक है ना। तो मैंने कहा 10 अगस्त के बाद में अपने हैप्पीनेस, अपने मेडिटेशन करती है, मैंने कहा मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए कुछ कुछ किया है क्या तूने नया कुछ? उसने बोला मैंने अपना अलग से रेंटेड हाउस लिया है अपनी ही बिल्डिंग में, ताकि मैं वहां जाके ढंग से मेडिटेशन अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकूं 3 से 4 घंटे। जरूरी नहीं है हर बार हाउस आएगा, पर उसने रेंटेड हाउस लिया है ना, रूम लिया है, छोटा सा 1 BHK लिया है कि अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, अपनी अपने बीच, अपना एनवायरनमेंट, अपनी हैप्पीनेस, मेंटल पीस के लिए। 4th हाउस किसका है? इन्हीं सभी चीजों का है, और जुपिटर स्ट्रांगली बैठा। मेंटल पीस, हाँ मेंटल पीस का घर। हाँ, तो उसने वो काम किया। हर बार घर नहीं बनेगा, घर तो फिर 4 ईयर में एक्टिवेटेड होगा, 4 में फिर हम जोड़े 12, तो उसके बाद 16 साल में, ऐसे करके हर बार तो घर नहीं बनता ना, हर बार तो सेम इवेंट नहीं आता। पर हर हाउस के इतने सारे कारक तत्व होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ जरूर एक्टिवेटेड होता है। जैसे मैं हूँ, मैं मकर लगन, ठीक है। अब हम राशियां कैसे इंक्लूड करेंगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मकर लगन वालों के लिए 4th हाउस में 84 बॉन्ड हूँ। मकर लगन वालों के लिए 4th हाउस एक्टिवेटेड है पिछले पूरे साल 2023 में, ठीक है, सबके लिए 84 बॉन्ड है सबके लिए। वहां पर एरीज साइन है, ये प्रिडिक्शन मेरी नहीं है, ये विनायक सर की प्रिडिक्शन है। वहां पे एरीज साइन है, मेरा अगस्त की बात है, ये मेरी विनायक सर से कोई टॉपिक पे बात हो रही थी, तो मैंने सर को बोला कि सर मेरा अभी मन नहीं है पढ़ने को, मैं ना जितना कर चुकी हूँ उसी को वो रिसर्च करने का मन है, नया कुछ लेने का मन नहीं। तो सर ने मुझे बोला पूनम जी एरीज स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया तो करो। एरीज क्या दिखाता है? चक्कर की पहली राशि, कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग। तब तक मेरी यहाँ पे पढ़ाने की बात नहीं हुई, सर ने बोला था कि कुछ ना कुछ स्टार्ट, और वही हुआ। सितंबर या अक्टूबर में सर ने मुझे बोला था कि पढ़ा दोगे क्या बेटी? तो न्यू स्टार्ट हुआ। मैंने तो घर नहीं खरीदा, मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, लेकिन एरीज ने काम किया ना वहां पे। मेषा, मेषा क्या दिखाती है? न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग। तो मेरे 4th हाउस में एक्टिवेशन था कि इस प्लेटफॉर्म पे आने की न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई। तो वो कैसे भी इवेंट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन राशि, डिपेंड्स ऑन भाव। हमें राशियों के मैंने समझा दिया, राशियां कैसे, आप एरीज का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, एरीज कुछ न्यू बिगनिंग देती है। मान लीजिए किसी के 4th हाउस में क्या बोलते हैं, मकर आ रही है, मकर आ रही है, तो मकर आप कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे, कुछ नया काम से रिलेटेड कुछ, मकर कैप्रिकॉर्न कर्म की राशि है, तो कुछ कर्म का कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे को पता है ये प्रिडिक्शन गलत नहीं जाती है। बीसीपी भृगु चक्र पद्धति, जो हाउस एक्टिवेटेड है उन हाउस में वो इवेंट होंगे ही होंगे। अगर 12th हाउस एक्टिवेटेड है तो हॉस्पिटल के चक्कर कटेंगे ही कटेंगे, चाहे तुम कुछ ही कर लो। अगर 12th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस की राशि एक्टिवेशन में है तो हॉस्पिटल के चक्कर कटेंगे ही कटेंगे। एक चार्ट और दिखाती हूँ, फिर मैं पायल जी आपका ले लूँ, एक सेकेंड। जी जी। ये बुक है एक, अगर शादी की डेट तक भी जाना है आप लोगों को, शादी का मंथ निकालने के लिए। शादी का मंथ की तो इतनी बुक नहीं है, संतान एंड समय बुक है KN राव सर की। उस पे बेस पे आप अगर आपको काम करना है
कि संतान कब होगी, किस मंथ में होगी, कब कंसीविंग होगी। के.एन. राव सर की बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वो। 2001 2001। मैडम एक बार रिपीट करिए, नाम क्या था? एक सेकंड कर लियो ना। अब ये चार्ट देखिए, मतलब प्रिडिक्शन आप इस थोड़ा सा आपको क्या होता है कि आप कुंडलियां देखते हो ना, आपको उस पर्सन का या जो आप लोगों को लोग मिलते हैं कुंडलियां रेगुलर बेस पे आप देख, जैसे मुझे यहाँ पर सबकी कुंडलियां याद है। सतेश जी के दोस्त की फ्रेंड की यही कुंडली थी जो 1999 वाली कुंडली है, जो अमेरिका में रहता है। सिर्फ वो एरीज लगन 18 जून 1999, है ना। तो हम रेगुलर बेस पे जब चार्ट देखते हैं या मुझे कोई बताता है या आपको कोई बताता है, तो हमें वो चीजें याद रह जाती कि उनके लाइफ में क्या, उस टाइम नहीं याद आती कि प्रिडिक्शन क्या किया है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं तो प्रिडिक्शन याद आ जाता है। प्लीज इसका 2023 जुलाई में कौन सा हाउस एक्टिवेटेड होगा, कैलकुलेट करिए। टेंथ हाउस मैम। 10th हाउस। जुलाई 23 में। हाँ 22वां साल वो हो जाएगा ना मैम? जुलाई। नहीं 23, 22 फिनिश करके 23 होगा 11th मैम, हाउस तो एक्टिवेटेड, 11th हाउस आएगा। हाँ 23rd रनिंग होगा। 11th हाँ जी हाउस। 13, हाँ जी। 11th हाउस 11th। 11th में आएगा। इस कुंडली के अंदर फिर से केंद्र योग है, 2 और 12 में कोई ग्रह नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग धनी योग है। सेकंड का स्वामी 11th में, 11th का स्वामी सेकंड में जाके सेकंड के स्वामी के साथ बैठा है। हाँ जी। यस लेकिन चंद्रमा से केंद्र में केतु है, 7th में ये है, 10th में मतलब चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं, ठीक है। केंद्र में। 2 मार्च का वही रिलेशन बन रहा है, जेल योग, तो जेल योग नहीं, ये एक्सीडेंट योग, ठीक है। 23 में जब इसका एक्टिवेशन हुआ था, उस टाइम दशा इसकी क्या चली थी, एक सेकंड रुकिए। मैंने, हाँ राहु स्टार्ट हुई था, मैंने ये कैसे बोलूं, एक सेकंड देखिएगा। इनका राहु का पीरियड स्टार्ट हुआ। राहु क्या देता है, भ्रम देता है। 3rd हाउस में जुपिटर मरकरी के साथ, बुद्धि कहती है 3rd हाउस में अगर राहु मरकरी के साथ बैठा है तो बुद्धि राहु जैसी बड़ी बातें, बड़े सपने, हवा में रहना, सब वही चीज देगा। सिंपल सी बात है, जेमिनी वहां पे साइन है तो मरकरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है जुपिटर से। सिंपल सिंपल हमें देखना आता है, स्वयं राशि का ग्रह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर अदर, ठीक है। राहु मरकरी, मैंने डिग्री नहीं लेती हूँ मैं जब तक मुझे डीप में नहीं जाना, आप लोग भी डिग्री पे ऐसे, ठीक है। अब मेरे को 11th हाउस एक्टिवेशन में दिख रहा था, 11th हाउस का स्वामी राहु और मरकरी 12th हाउस के स्वामी के साथ बैठे बैठे 12th हाउस के स्वामी के साथ बैठे और राहु चल रहा था। तो मैंने इनको बोला था जुलाई, कब का बोल रही है, हाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर में आ रहा था राहु। मैंने इनको सिर्फ इतना बोला था, मैंने कहा आंटी नवंबर में ध्यान रखना अपने बच्चे, क्योंकि वही सेम राहु एक्टिवेशन में आ रहा था 5 महीने बाद, क्योंकि 11th हाउस एक्टिवेटेड था जुलाई में, 12th, 1st, 2nd और नवंबर में। नवंबर राहु की दशा चल रही थी, मंथ में राहु एक्टिवेशन में था, 12th हाउस के स्वामी के साथ बैठा था। मैंने बोला नवंबर में आपके बेटे का ध्यान रखना, नवंबर में बेटे को जेल हुई। 12th हाउस के स्वामी के साथ बैठा था, ब्रह्म की स्थिति थी, ठीक है, अभी तक नहीं छूटा है। मैम इनके साथ स्कैम हुआ कि किया है इन्होंने? स्कैम हुआ है इसके साथ,
बाकी केंद्र योग में है तो संगत अच्छी नहीं है, वो सब चीजें हैं, मानसिक संतुलन नहीं है। मैम इनका हिडन रिलेशनशिप भी कुछ है मैम? वो सब होगा, लेकिन मैं नहीं की गई बात पे। मेरे पास तो चार्ट ही मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था कि केंद्र योग दिख रहा था मुझे, और जो केंद्र योग है वो धन योग को खत्म कर चुका है। मैम इसमें जो चंद्र से 10th में जो थर्ड हाउस का प्लैनेट था, तो केमद्रम को कैंसिल नहीं करेगा मैम? नहीं नहीं, केंद्र योग बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब 2, 12 और केंद्र दोनों में, जैसे वो ओके। पहले चार्ट में था। मैम हाँ जी। मुझे केंद्र का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, केंद्र का प्लीज एक बार एक्सप्लेन करेंगे केंद्र मतलब बोर्ड में बना। चंद्रमा, मैं बता देती हूँ। केंद्र का मतलब है चंद्रमा से, चंद्रमा खुद मान लो, लगन बना लो चंद्रमा, ठीक है, और चंद्रमा से 4th हाउस, ओके 7th हाउस और 10th हाउस में कोई ग्रह ना हो, चाहे चंद्रमा कहीं भी बैठा हो। मैम बेसिकली मून कुंडली देख लो एक बार। क्या बोल रहे, मेरे को हाँ, that's मैम correct. बेसिकली मून मून कुंडली, that's कुंडली correct. देख लेंगे तो अगर केंद्र खाली है तो समझ हाँ, जाएंगे। चंद्र कुंडली बना लीजिए लगन, और उससे केंद्र खाली हो। 1 में तो चंद्र बैठ ही गया, 4th, 7th और 10th, और Yes. उसके 2, 12, 2, 12, तो 2, 12 और 7th दोनों को जब हम मिलाते हैं, एक सेकंड रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी, लंबी हो जाएगी फिर।